राजनीति में मोड़ आता है, जहाँ पे तमाम सारे मूल्यों का ह्रास भी होता है, तो तमाम सारे नए मूल्य बनते भी हैं। छायावाद की उदय के बारे में अगर हम देखें, छायावाद के उदय के बारे में पढ़ें, तो छायावाद की प्रेरणा अमूमन साहित्यकार जो है द्विवेदी युग की जो इतिवृत्तात्मकता थी और भारतीय युग की जो श्रृंगारात्मकता थी, उसके खिलाफ मानते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया में छायावाद का उदय हुआ और छायावाद के बारे में लिखा जाना शुरू हुआ। ये श्रृंगारिकता रीतकाल में भी थी, लेकिन भारतेंद्र युग तक आते आते यह श्रृंगारिकता थोड़ा सा कम होती है। और द्विवेदी युग में आप लोग जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हैं, और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से वह श्रृंगार का भरपूर विरोध करते हैं और एक भौतिक, एक लौकिक साहित्य की ओर उन्मुख होते हैं। लेकिन फिर भी श्रृंगार आपको द्विवेदी युग में बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप छायावाद देखते हैं, तो छायावाद में श्रृंगार एक बार फिर से शुरू होता है, लेकिन श्रृंगार का ये ठीक वही रूप नहीं रह जाता है जो भारतीय युग में या रीतकाल में थी। श्रृंगार अभी तक मांसलता लिए हुए था, श्रृंगार अभी तक एकदम जिसे आप लौकिक नहीं कह सकते हैं, जिसे आप यथार्थ में नहीं कह सकते हैं, वह अयथार्थ की बातें किया करता था। आप लोग जानते हैं हिरनी की आंख, गजाला जैसी आंखें, तमाम तरीके का जो वर्णन था, उस वर्णन से छायावाद में अलग हटके होता है। छायावाद की इन्हीं प्रवृत्तियों को आप देखेंगे तो छायावाद की में आत्माभिव्यक्ति की प्रमुखता रही है। छायावाद में महादेवी वर्मा इस बात को बोलते भी हैं कि आज का साहित्यकार अपनी हर एक सांस का इतिहास लिख देना चाहता है। ठीक यही चीज प्रसाद, तमाम से लोग जो पहले से सामंती युग में एक तमाम तरीके की थुथरी नैतिकता चली आ रही थी, जहाँ पे बंधन को विशेष स्थान दिया जाता था, मर्यादा, एक गलत मर्यादा का बहुत सारे तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन मर्यादा को जब हम सामंती दृष्टिकोण से देखते हैं, तो मर्यादा बेसिकली यही चीज है कि जहाँ पे एक इंसान अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से भी दूर हटता हुआ दिखलाई पड़ता है। तो आप देखेंगे कि छायावाद युग में इस तरीके की मर्यादा से लोग दूर हटते हैं और एक नए प्रवृत्ति का जन्म होता है, जहाँ पे साहित्यकार अपनी बातों को, अपनी वेदनाओं को, वह प्रेम हो, वीरा हो, उसे खुल के पढ़ने का, खुल के लिखने का साहस करते हैं। छायावाद के बारे में बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग कथन है, और आप लोग रामचंद्र शुक्ल का नाम सुने ही होंगे, जो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रवर्तक भी मान ही सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखने का काम जो है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने ही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का जब वो परिभाषा बतलाते हैं, तो वह कहते हैं कि छायावाद शब्द को दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात कवि जहाँ उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम को अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में होता है। तो आप लोग रामचंद्र शुक्ल की इस परिभाषा को याद रखिएगा, क्योंकि अमूमन परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है कि छायावाद को चित्र शैली किसने कहा है, तो वहाँ पे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल होता है कि छायावाद को चित्र शैली रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इन्होंने छायावाद का जो है फैंटस्माटा, ईसाई जो छायाचित्र होता है, उससे भी इसका संबंध जोड़ा हुआ है। जो द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता थी, जहाँ पे चीजों को सीधा सीधा कह देने का एकदम था, और वो सरल बातें कह देने का जो था, उसी को लेके डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि छायावाद में जो एक सूक्ष्मता मिलती है, उसी को लेकर डॉक्टर नागेंद्र भी छायावाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि छायावाद जीवन के प्रति एक भावनात्मक दृष्टिकोण लिए होता है। छायावादी कविताएं जीवन के प्रति एक भावनात्मक दृष्टिकोण रखती हैं। साथ ही साथ छायावाद की कविताएं स्थूल के प्रति
सूक्ष्म के विद्रोह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी संबंध में नंदुलारे वाजपेयी जी का कथन है कि मानस अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सार्वभौमिक व्याख्या होनी चाहिए। लेकिन इन सारे परिभाषाओं को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी परिभाषाएं एक दूसरे से मिलते जुलती हैं। आगे चल के नामवर सिंह भी छायावाद पे एक व्यापक लेख लिखते हैं, किताबें लिखते हैं जो छायावाद नाम से प्रकाशित होती है, और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां उन्होंने किताब लिखी हैं जिसमें छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद इन चारों को आधार बना के 4 खंडों में उन्होंने अलग अलग लिखा हुआ है। अमूमन नामवर सिंह का जो स्थापनाएं हैं, नामवर सिंह की जो स्थापनाएं हैं वह साहित्य में ज़्यादा मान्य है, क्योंकि बाद में लिखा बहुत सारे शोधों के बाद तो आपको इस बात का ज़्यादा लाभ मिलता है कि आप चीज़ों को सटीक लिख पाएंगे। और डॉक्टर नामवर सिंह को कौन नहीं जानता है। डॉक्टर नामवर सिंह एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के संस्थापक ही रहे हैं। हिंदी विभाग की स्थापना ही उन्होंने की। और छायावाद की प्रमुख अभिव्यक्तियां जो हैं, प्रमुख प्रवृत्तियां जो हैं, वह है कि आत्माभिव्यक्ति, व्यक्तिगत जीवन को प्रमुखता। अमूमन कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि छायावाद की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है और छायावाद की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। तो इस लिहाज से छायावाद की प्रवृत्तियां जानना हमारे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में आत्माभिव्यक्ति, व्यक्तिगत जीवन को प्रमुखता, और इसी से संबंधित आप प्रसाद के आंसू, उच्छ्वास को आप देख सकते हैं, जहाँ पे अपने स्व को जो है ज़्यादा स्पष्ट किया गया हुआ है। और इसीलिए कई लोग बोलते हैं कवि के मन की छाया कविता पे पड़ती है, इसलिए भी इसको छायावाद कहा जाता है। सौंदर्य भावना, अमूमन कविताओं में आप देखेंगे सौंदर्य भावना एक नए तरीके से आती है, श्रृंगार भावना एक नए औदार्य के साथ आती है। छायावाद के साथ साथ रहस्य की भावनाएं प्रमुखता से मिलती हैं, जिसके छायावादी कवियों में अगर जिसमें सबसे ज्यादा रहस्यवाद मिलता है तो वह महादेवी वर्मा जी हैं, जिनकी कविताओं में आपको लगातार जो है रहस्यवाद का जो है दिखाई पड़ेगा। वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति, मानवतावादी दृष्टिकोण, जिसे आप सर्वात्मवाद भी कई बार बोलते हैं, वह भी आपको देखने को मिलता है। प्रसाद ने तो लिखा भी है कि छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदु चरण से, या फिर रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते रहते करते जानी अनजानी। छायावाद में आप देखेंगे तो शब्दों का बुनावट ही अलग से हुआ है। पंत को हम सभी शिल्पी कहते ही हैं, और बहुत सारे लोग इस बात से, जो हिंदी साहित्य को जानते हैं, वो इस बात से परिचित होंगे कि पंत छायावाद के अंदर बहुत सारे शब्दों का उन्होंने निर्माण ही किया हुआ है। आंसू भी हम देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद की व्यक्तिगत जो उनका दुख था वह कई बार उनके कविताओं में आ जाती है, और इसी क्रम में वह कहते हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में छाई, दुर्दुन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये तमाम सारी प्रवृत्तियां छायावाद की अपनी प्रवृत्तियां हैं। छायावाद में आप देखेंगे तो गीत काव्य भी काफी सारे लिखे गए। गीत काव्य का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह लोचन प्रसाद पांडे जी ने किया हुआ है। और नामवर सिंह छायावाद के बारे में परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रकृति से जोड़ते हुए, क्योंकि आप देखेंगे तो छायावाद में प्रकृति का जो वर्णन है वह एकदम अलग ढंग से आता है। उसके पहले रीतकाल में भी होता है। घनानंद बोधा आलम जो है, जो रीतमुक्त धारा के कवि हैं, वह प्रकृति का वर्णन बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी छायावाद में जब आप देखेंगे तो यहाँ भी प्रकृति आपको दिखलाई पड़ेगी, लेकिन एकदम अलग तरीके से। कई बार तो प्रकृति ऐसे जैसे वह आपका सखी हो। और पंत, जिन्हें प्रकृति हम चितैरा कवि कहते हैं, वह कई बार प्रकृति से बातें भी करते हैं। प्रकृति को एकदम सजीव रूप में देखना, प्रकृति पे मानवतावाद का आरोप होना, और प्रकृति को अपने सखी, अपने दोस्त के रूप में देखना, छायावाद की अपनी एक विशेषता है। वह सीधा सीधा जो है प्रकृति को संबोधित करते हुए या प्रकृति से कहलवाते हुए सारी बातें कहते हैं। तो
इसी बात को नामवर सिंह, इस प्रकृति वर्णन को देखते हुए नामवर सिंह इस बात को कहते हैं कि छायावाद की विशिष्टता उसकी दृष्टि में है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि छायावाद ने प्रकृति चित्रण पर बल दिया, महत्वपूर्ण यह है कि छायावाद ने प्रकृति के सौंदर्य को विशेष दृष्टि से देखा। या जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि रीतकाल में भी प्रकृति का वर्णन है, आप सूफी काव्य में भी प्रकृति का वर्णन है, जयश्री का पद्मावत आपने पढ़ा ही है, उसमें भी बहुत सारा प्रकृति का वर्णन है। लेकिन प्रकृति को इस रूप में देखना, इस रूप में देखने की शुरुआत करना, यह छायावादी कवियों की अपनी विशिष्टता है। और छायावाद पे बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे आलोचकों ने, मुख्यतः आलोचकों ने और समालोचकों ने पलायनवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा क्योंकि ये वही समय था जब राष्ट्रीय जागरण का काल था, देश हमारा गुलाम था और देश भर में 1918 में ही जो है 1916 या 18 में, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, गांधी जी का वापसी हो चुका है भारत देश में और तमाम तरीके का आंदोलन भारत देश में हो रहे हैं। तो बहुत सारे आलोचकों का है कि छायावादी कविताओं में वो आंदोलन क्यों नहीं दिखते हैं, वो उन आंदोलनों की छाया क्यों नहीं दिखती है, वो आंदोलनों पे कविताएं क्यों नहीं लिखते हैं। इसीलिए छायावाद पे पलायनवाद का आरोप लगता है, छायावादी कवियों पे पलायनवाद का आरोप लगता है। लेकिन नामवर सिंह अपनी बात को कहते हुए इस बात को कहते हैं कि यह जो आत्मविव्यक्ति थी और वह स्वतंत्रता को एक सिर्फ राजनीतिक चेतना के रूप में नहीं देखते हैं, वह एक सामंती मूल्य से नहीं देखते हैं कि कोई हमारा उपनिवेश बनाया हुआ है या हम विदेशों के अधीन है। वह स्वतंत्रता को एक मूल्य की तरह देखते हैं और इसीलिए वह स्वतंत्रता को तमाम सारे नए मूल्यों की ओर ले जाते हैं और उसी को दृष्टि में रेखांकित करते हुए कहते हैं कि आत्माभिव्यक्ति भी स्वतंत्र चेतना का ही एक रूप है। और इसी बात को कहते हुए कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की कलात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर पराधीनता से। इस तरह वह छायावाद को पलायनवाद का रूप से मुक्त करते हैं और छायावाद को देखने की एक नई दृष्टि भी हमको देते हैं। सुमित्रानंदन पंत की एक पंक्ति है कि सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। आप लोग जानते होंगे कि आधुनिक काल की शुरुआत होती है, जब हम भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल की बातचीत करते हैं तो तमाम सारे इतिहास के विद्यार्थी, साहित्य के विद्यार्थी इस बात को जानते होंगे कि आधुनिक काल हम इसीलिए कहते हैं कि आधुनिक काल में मानव ही सबसे प्रमुख हुआ। भक्ति काल भी कई मामले में हमें आधुनिक दिखता है, लेकिन भक्ति काल में भी ईश्वर ही सर्वोच्च रहता है, ईश्वर की सत्ता ही सर्वोच्च रहती है। लेकिन आधुनिक काल की शुरुआत होने के साथ ही इस बात को एकदम स्थापित किया जाता है कि मानव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मनुष्य ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य का जीवन, मनुष्य की तमाम सारी अभिव्यक्तियां, मनुष्य की तमाम सारी चेतनाएं ही इस जग को सुंदर बनाती हैं और मानव उसके मूल में आ गया। तो वह प्रकृति से बातचीत करते हुए या प्रकृति को संबोधित करते हुए पंत इस बात को कहते हैं, आप लोग जानते हैं सुमन मतलब फूल होता है, विहग मतलब पक्षी भी होता है। तो सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदर था। अर्थात मानव की सत्ता ही सबसे बड़ी सत्ता है, मानव ही सबसे ज्यादा सुंदर है। आप लोग इसी बातचीत को देखेंगे कि प्रकृति को बातचीत करते हुए पंत और भी कहते हैं कि हाँ सखी आओ बाह खोल हम, लगकर गले जुड़ा लें प्राण, फिर तुम तम में, का मतलब अंधेरा, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में, हो जाएं द्रुत अंतर्धान। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लगातार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें सबसे बड़ी होती है कि बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करना। लेकिन अब होता क्या है कि उन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका ही बदल दिया गया। अगर आप पिछले विगत 2-3 सालों का आप जेएनयू का एग्जाम देखेंगे तो आप देखेंगे कि फैक्चुअली क्वेश्चन कम पूछता है, सीधा पूछता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। वह इस तरीके से वह सन और किसी रचना का नाम सीधा ना पूछ कर सीधा पूछता है कि ये पंक्ति किसकी है। तो आपको ध्यान देना है कि छायावाद पे पढ़ते हुए या पूरा ऑल ओवर जो लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि पंक्तियों को मुख्यतः आप जो है ध्यान दे के पढ़िए, पंक्ति कैसे है। यह कई बार जब इसके पहले जो जेएनयू का एग्जाम होता था वह
डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था, सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछे जाते थे, जो कि एक जो प्रोफेसर हैं वो कहते भी हैं कि वह सबसे बेस्ट चीज़ था। लेकिन आने वाले हमारी अभिशप्त इस समाज में हमारी इस अभिशप्त पीढ़ी को काफ़ी सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है। उसमें एक झेलनी ये भी पड़ रही है कि हमें जानबूझ के चीज़ों को याद करके क्लर्कियल बेस पे बनाया जा रहा है। बहरहाल आप लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है आप डूब कर पढ़िए। जेएनयू के टीचर्स या तमाम सारे जो बौद्धिक लोग हैं वह उसे उस परीक्षा को खूबसूरत बनाने के लिए यही काम कर सकते हैं कि जो भी उन्हें स्पेस मिला हुआ है उसमें थोड़ा वो क्रिएटिविटी के साथ आपको एग्जाम्स में बुला सकें, आपको एग्जाम्स में पेपर दे सकें, ताकि उन्हें पता चल सके कि अच्छा कोई किताब ही पढ़ के आया है। ऐसा नहीं वो किताब का नाम और उसका लेखक और उसका सन रट के चलाया हुआ है। तो किसी छात्र की उसकी प्रतिभा को जानने के लिए उस छात्र ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कितने साल उसने पढ़ाई पे दिया है, यह जानने का सबसे खूबसूरत माध्यम है कि हम कवर पे बातचीत नहीं, कवर टू कवर का बातचीत करते हैं, जिसमें हम किसी किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो किताब किस बारे में बातचीत करती है, या कई बार कॉन्सेप्ट ही पूछ लेते हैं कि दलितों पे कौन सी कहानी लिखी हुई है, या फिर वृद्ध समस्या पे कौन सी कहानी लिखी हुई है। तो यह भी किसी स्टूडेंट का कैपेसिटी जानने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। तो आप लोग पंक्तियों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उसे ऐसे मत कीजिएगा। निराला भी इसी तरीके से कहते हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो आप देखेंगे कि छायावादी कवियों की वेदना जो है वह ऐसा लगता है कि वो जो कवि है उन्हीं की वेदना है। अमूमन क्या होता है, साहित्य को हम किसी रचना को हम रचनाकार से अलग करके देखते हैं, लेकिन छायावादी कविता को पढ़ने का एक तरीका यह भी हो सकता है। निराला को तो लोग जानते हैं, निराला का पूरा जीवन कष्टमय रहा, तमाम सारे समंती लोगों ने उन्हें तरह तरह से सताया, और वह उनके काव्य में, वह उनके कृतियों में स्पष्ट रूप से झलकता है। और महादेवी वर्मा की है कि मैं नीर भरे दुख की बदली। इस समाज में एक स्त्री के ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध होते हैं, तमाम तरीके के बंधन होते हैं। उस बंधन में कई बार वह अपनी बातचीत जो महसूस करती है उसे कहना भी कितना कठिन होता है। यह छायावादी रचनाकार जिन्हें हम आधुनिक युग की महादेवी मीरा बोलते हैं, महादेवी वर्मा को, तो यह कई बार हो सकता है कि किसी को बहुत अच्छी संज्ञा लगती हो कि वह आधुनिक युग की मीरा, लेकिन हम जानते हैं कि मीरा के साथ क्या हुआ था, मीरा को अपने अभिव्यक्त करने का क्या खामियाजा उठाना पड़ा था, मीरा का जीवन कितना कष्टमय रहा था। तो ठीक वही हम देखते हैं, वो वेदना, वो दुख, उस दुख का अस्तर हमें महादेवी वर्मा की कविताओं में देखने को मिलता है कि एक स्त्री के सामने अपनी आत्माभिव्यक्ति को भी प्रस्तुत करने का तमाम तरीके का अलग अलग साधन लेना पड़ता है। हालांकि तब भी जो है समाज उन्हें बुरी नज़रों से देखता है। तो महादेवी वर्मा इसलिए भी छायावाद की काफ़ी सशक्त रचनाकार हैं कि उन्होंने नए तरीके से स्त्री दुख को प्रकट करना चाहा। आगे चल के 1941 में हम देखते हैं कि श्रृंखला की कड़ियां भी उनकी आती है। यह भी एक महत्वपूर्ण रचना है, छायावाद की संबंधित नहीं है, लेकिन आप जान सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होता है। स्त्री विमर्श में आप इसे पढ़ेंगे। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा ने लिखा, और इस तमाम भारतीय परिवेश में स्त्रियों को समस्या कैसे होती है और वह उनका अपना नज़र है। और मैनेजर पांडे श्रृंखला की कड़ियां को काफ़ी सराहना भी करते हैं, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगभग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जो मास्टर्स में होते हैं वो श्रृंखला की कड़ियां पढ़ते हैं। तो आप लोग भी पढ़िएगा। महादेवी वर्मा ही इस बात को लिखते हैं कि पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढूंगी ढूंढा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। रहस्यानुभूत भी, क्योंकि यह एकदम निश्चित रूप से आप जान ही जाएंगे कि जब आप अपने जो आप महसूस कर रहे हैं वह सीधे सीधे बात नहीं कह पाएंगे, तो आप किसी अज्ञात को संबोधित करते हुए बोलेंगे, और वह अज्ञात कई बार परमात्मा हो जाएगा, तो कई बार अनआइडेंटिफाइड प्रीतम हो जाएगा, और एक इसे ही हम शायद रहस्य बोलते हैं। महादेवी वर्मा इसके बारे में लिखते विश्व के अथवा प्रकृति के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप छायावाद की पहली सीढ़ी है। तो किसी असीम के प्रति अनुराग जनित आत्मविसर्जन का भाव अथवा रहस्यवाद छायावाद की दूसरी सीढ़ी है। उन्हीं की एक पंक्ति है कि प्रिय चिरंतन है सजनी, क्षण क्षण नवीन
सुहागिन मैं, तुम मुझ में प्रिय, फिर परिचय क्या। तो आप देखेंगे छाया रहस्यवाद का महादेवी वर्मा की रचनाओं में किस तरीके से जो है हमें दिखलाई पड़ता है। नामवर सिंह जी के पहले शायद जो चीज स्पष्ट रूप से छायावाद के बारे में बातचीत नहीं होती थी, वह थी राष्ट्रीय जागरण की। वह राष्ट्रीय जागरण महादेवी वर्मा के काव्य में किस तरीके से दिखलाई पड़ता है, सर, या छायावादी कविताओं में किस तरीके से दिखलाई पड़ता है। स्वतंत्रता एक मूल्य के रूप में छायावादी कवियों के अंदर हमें दिखलाई पड़ती है। निराला की एक कविता है, कविता की पंक्ति है, तोड़ो तोड़ो कारा, निकले फिर गंगा जलधारा। प्रसाद की पंक्ति है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो तमाम तरीके की पंक्तियां थी। अब हम लोग देखेंगे छायावाद के बारे में, चूंकि इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है छायावाद पे, इस तरीके से अगर आपने ग्रेजुएशन क्लासेस की होंगी तो काफ़ी लंबी चली होंगी, उसके अलग अलग पेपर्स मिले होंगे, टीचर्स काफ़ी दिनों में आपका क्लास ज्वाइन किए होंगे। लेकिन जब हम आज सिर्फ एक दिन के अंदर हमें छायावाद पढ़ना है, तो छायावाद के बारे में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल को देख पाएँ, ताकि एग्जाम की दृष्टि से वह ज़्यादा सही हो। तो छायावाद का घोषणा पत्र जिस कृति को कहा जाता है वह पल्लव है। पल्लव की भूमिका लगभग 48 पृष्ठों में लिखी गई है, और सुमित्रा नंदन के तमाम सारे जो काव्य नाटक हैं उन्हें भी कई बार छायावाद के अंदर ही पूछ लिया जाता है। जैसे रजत शिखर है, शिल्पी है, ज्योत्सना है। तो इन कृतियों को याद करना भी हमारे आपकी ही जिम्मेदारी है। हमें आपको ही जो है याद करना है, ताकि जब सवाल आए तब हम लोग इसे सॉल्व कर सकें। और छायावाद को कल मैं पढ़ रहा था तो ऐसे ही मुझे मिल गया कि छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, छायावाद को मधुचर्या रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या छायावाद की प्रथम कृति किसे कहा जाता है तो वह झरना को कहा जाता है। और लाल चुनर एक कविता है, उसे किसने लिखा हुआ है तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने लिखा हुआ है। और छायावाद युग जो मैंने पहले भी बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 1918 से 1936 के बीच के युग को हम जो है छायावाद युग कहते हैं। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुरधर पांडे जी ने किया। इन्होंने श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 लेख लिखे थे। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अमूमन तो यह सवाल पूछा ही जाता रहा है कि हिंदी में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, लेकिन अगर यह सवाल पूछा जाए कि हिंदी में छायावाद का प्रथम प्रयोग किस पत्रिका में हुआ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा श्री शारदा पत्रिका में हुआ है। और प्रथम कविता जो किसे कहा जाता है तो वह कुररी के प्रति 1920 में मुकुरधर पांडे जी का सरस्वती पत्रिका में छपी हुई कविता थी, जिससे छायावाद की प्रथम कविता कहा जाता है। और नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद का जनक सुमित्रा नंदन पंत को माना है। और इलाचंद्र जोशी छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। और छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है तो वह है झरना। अब हम कोशिश करेंगे कि जो 4 महत्वपूर्ण कवि हैं और जो अन्य कवि हैं उन पे हम फोकस्ड होकर पढ़ें, ताकि एक एक को आधार बना के पढ़ें। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। अमूमन इस तरीके के सवाल यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं कि किसी का जन्म कब हुआ, लेकिन चूंकि लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है तो हो सकता है कि पूछ ले कम से कम ऐसे महत्वपूर्ण कवियों का कि जन्म कब हुआ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1889 ईस्वी में, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके पास तो बुक होगी ही, कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1937 ईस्वी में। जन्म याद करना ज़्यादा जरूरी है। इनका जो उपनाम है वह झारखंडी कलाधर प्रसाद। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि प्रसाद जी शुरुआत में किस उपनाम के साथ कविता करते थे, तो उसमें झारखंडी कलाधर दोनों होगा। और जयशंकर प्रसाद जी को हम जानते हैं खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं की हुई हैं, लेकिन फिर भी इनकी कुछ रचनाएं ब्रजभाषा में हैं।
तो चित्राधार जो काव्य संग्रह है वह ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी का ही करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य भी है। और कानन कुसुम, झरना लहर, ये तीन जो कविताएं हैं ये गीत काव्य हैं। और महाराणा का महत्व आंसू खंड काव्य है। आप लोग प्रबंध काव्य, खंड काव्य और गीत काव्य इन सबको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कौन सी रचना किसके अंतर्गत आती है। अमूमन छायावाद से या जो सवाल आएंगे पद्मावत के बारे में कि वह खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, इस तरीके के सवाल आते हैं, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। उसके पहले ही आप लोग इस तरह के सवालों को अच्छे से समझ लीजिएगा। और कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी की खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है। लहर बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जिसके अंदर 4 लंबी कविताएं संग्रहित हैं। वे 16 की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, अशोक की चिंता, शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण। प्रलय की छाया इसमें सबसे लंबी कविता है। उर्वशी आप लोग जानते ही हैं, 1961 में गद्य पद्य में रचना के साथ जयशंकर प्रसाद जी का हुआ था, जिसे कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण भी कहा जाता है। कामायनी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ है। कामायनी एक ऐसी रचना है जिसके बारे में तमाम तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उसमें। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उसमें तमाम सारे पात्र किसके प्रतीक हैं। तो जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि हिंदी साहित्य में तमाम तरीके के प्रतीकों की व्यवस्था की गई थी कि कोई किसका क्या प्रतीक है, बुद्धि का, मन का, हृदय का। तो जो गैर साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अभी यह समझाने का पूरा मौका तो नहीं है कि वह किस तरीके से प्रतीक में है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं या बाद में सवाल कर सकते हैं। तो कामायनी के पीछे यह भी है कि जो श्रद्धा है वह एक उसकी पात्र है, वह काम की पुत्री माना जाता है, काम एक देवता माने जाते हैं और उनकी पुत्री के रूप में श्रद्धा वहाँ पे स्थापित है, श्रद्धा वहाँ पे प्रतिनिधित्व करती है उनका। इसलिए भी इस कृति को कामायनी का जो है कहा गया, कामायनी कहा गया। और कामायनी में 15 सर्ग हैं और इन 15 सर्गों का क्रमबद्ध तरीके से ही आपको याद करना है। कई बार पूछ लेता है कि इसका सही क्रम क्या है, तो आप लोग 5-5 की व्यवस्था में से याद कर सकते हैं, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये कामायनी के 15 सर्ग हैं। कई बार पूछता है कि कामायनी अंततः किस वाद की स्थापना करती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कामायनी आनंदवाद की स्थापना करती है। यहाँ पे मनु जो एक पुरुष पात्र है कामायनी का, वह मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। ये 3 प्रमुख पात्र हैं जिसमें मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इस कामायनी में आने वाले 15 सर्ग हैं और ये 15 सर्ग अलग अलग तरीके की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन एक सवाल जो विगत कई सालों से पूछा जा रहा है, जो महत्वपूर्ण भी है, कि कामायनी के किस सर्ग में पूंजीवादी सभ्यता और सर्वहारा के संघर्ष को दिखलाया गया हुआ है, तो वह स्वप्न और संघर्ष सर्ग है। कामायनी के अंतर्गत स्वप्न और संघर्ष 2 ऐसे सर्ग हैं जहाँ पे पूंजीवादी सभ्यता और सर्वहारा के वर्ग संघर्ष को दिखलाया गया है। स्वप्न नामक सर्ग को में औद्योगिकरण का भी जिक्र किया गया है। उसे पढ़ के ऐसा लगता है कि उसमें औद्योगिकरण की बातें कही गई हैं। और कामायनी के बारे में तमाम सारे लेखकों का, तमाम सारे आलोचकों का अलग अलग बयान रहा है, अलग अलग मानना रहा है। तो कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला जी ने कहा है, जो कि सुधा नामक पत्रिका में अक्टूबर 1937 ईस्वी में कही गई थी। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला जी ने कहा है। मानवता का रसात्मक इतिहास बच्चन सिंह जी ने कहा हुआ है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। और आधुनिक सभ्यता के प्रतिनिधि महाकाव्य डॉक्टर नामवर सिंह जी ने कहा हुआ है। आप लोग इन चारों पंक्तियों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी सवाल पूछने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि
उसके बारे में टिप्पणी किसने क्या क्या की हुई है। तो आप लोग को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि डॉक्टर नामवर सिंह ने कमानी के बारे में बोला है आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य। डॉक्टर नागेंद्र ने मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। बच्चन सिंह जी ने मानवता का रसात्मक इतिहास। और निराला ने रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। कमानी पर बहुत सारे आलोचकों ने तमाम तरीके की आलोचकीय लेख भी लिखे हैं। उसका जिक्र और उससे संबंधित किताबें हम बाद में पढ़ेंगे। और सुमित्रानंदन पंत की बातचीत हम लोग करें तो वह 1900 से 1970 के बीच में थे। उनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रथम कविता गिरजे का घंटा है। वीणा 1918 ईस्वी में उन्होंने लिखी हुई है। आगे चल के चूंकि अभी सिर्फ मैं नाम बता सकता हूँ, उसके बारे में आप लोग जब साहित्य के विद्यार्थी मास्टर्स करने लगेगा तब ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। अभी तो हमें फैक्चुअली ही जानना है और उसे याद करना है, समझना है, उसे याद करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीणा उनकी एक प्रमुख कविता है, वो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। पल्लव आप लोगों ने पहले भी जाना था, जिसे प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है, जिसे कई बार छायावाद का घोषणा पत्र उसकी जो भूमिका है उसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और पंत आप लोग जान ही गए हैं कि प्रकृति के बारे में सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं, तो उसे प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। पंत की जो छायावाद की अंतिम कृति है वह गुंजन है। और कई बार हम गुंजन और युगांत में भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय दिखाई पड़ता है। लेकिन छायावाद से संबंधित ही जिसमें छायावाद है, लेकिन वह छायावाद का अंतिम ग्रंथ है, वह है उनका गुंजन। प्रकृति के बारे में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई हैं। युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या उनका काव्य संग्रह ग्रंथि या उनकी गीत ग्रंथि विरह गीत से संबंधित है। युगवाड़ी पर गांधी और मार्क्स का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। ग्राम्या कहा जाता है कि जब उनका छायावाद से या छायावादी भावना से मोह भंग हुआ तब उन्होंने ग्राम्या लिखा था, जिसके अंदर ग्राम चित्र, ग्राम देवता जैसी कविताएं भी संकलित हैं। और पंत की एक विशिष्ट रचना है खादी के फूल, जिसके बारे में कहा जाता है कि खादी के फूल जो काव्य संग्रह है वह हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रानंद पंत जी ने मिलकर लिखा। उनकी और भी आगे की, चूंकि पंत एक ऐसे हैं जिन पे बहुत सारे दर्शन का प्रभाव है। उनकी काव्य यात्रा विभिन्न, अगर प्रमुखता देखें वो 4 खंडों में बटी हुई है। तो जिसमें एक और है तो उनकी जो कविता संग्रह है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, आतिमा, सौवर्ण और वाड़ी, इस पे आप देखेंगे तो अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। कई बार यह सवाल आपको इस तरीके से आएगा कि निम्न में से किस कवि पर अरविंद दर्शन का प्रभाव था। उसमें आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो आप लोग जानते हैं सुमित्रानंदन पंत पे अरविंद दर्शन का प्रभाव था। उनका लोकायतन भी एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसपे सोवियत लैंड और लेनिन पुरस्कार भी मिला था। वह 7 अध्याय में विभक्त है और सामूहिक मुक्ति की बातचीत करता है। उन्हें 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से भारत सरकार ने सम्मानित किया। उनकी कृति कला और बूढ़ा चांद पर 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1968 में उनकी कृति चिदम्बरा पर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पंत जी को मिला। अमूमन यह सवाल होता है कि हिंदी में स्वच्छंद छंद के आविष्कर्ता कौन थे या प्रयोक्ता कौन थे, तो हम लोग जानते हैं वह निराला थे। लेकिन अगर हम सार्वभौमिक रूप से देखें कि स्वच्छंद छंद के आविष्कर्ता कौन थे, तो उसमें वाल्टर व्हिटमैन का नाम आता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब स्वच्छंद सिर्फ और सिर्फ यह है सवाल कि स्वच्छंद छंद के आविष्कर्ता कौन है, तब वह वाल्टर व्हिटमैन होगा। और जब सवाल यह है कि हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता या आविष्कर्ता कौन है, तब वहां पे निराला का नाम आएगा। निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ। वह इलाहाबाद में रहते थे, इलाहाबाद के दारागंज में रहते थे, जिन्हें ओज का कवि, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता था। नए कवियों का गोरखनाथ भी कहा जाता है और महाप्राण उपाधि से वो सम्मानित भी थे।
उनकी प्रथम कविता 1916 ईस्वी में जूही की कली प्रकाशित हुई। 1922 में उनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका प्रकाशित हुआ। अनामिका के बारे में एक तथ्य यह भी है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व में अनामिका के प्रकाशन से इनकार कर दिया गया था। अनामिका जब द्विवेदी जी के पास छपने के लिए गई सरस्वती पत्रिका में, तब उन्होंने छापने से इनकार कर दिया और बोला कि इसमें श्रृंगार की रचनाएं हैं, इसलिए मैं इसे अपने पत्रिका में नहीं छाप सकता हूँ। और अनामिका के साथ यह फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। निराला की ही एक रचना गीतिका है, जिसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जयशंकर प्रसाद ने गीतिका की भूमिका लिखी हुई है। निराला का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा, तो कई बार उनके तमाम सारे मित्र तरह तरह से सहयोग करते थे। और उसी में एक नाम यह आता है कि 1949 में उनकी काव्य कृति अपरा पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 रुपए का सम्मान दिया हुआ था। तो सवाल इस तरीके से आता है कि किस कृति पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी को 21 रुपए का सम्मान दिया, तो वह कृति है अपरा। निराला भक्ति भाव की तमाम सारी रचनाएं किए हुए हैं, जो कि उनके काव्य संग्रह अड़िमा में संकलित है, जिसमें पंचवटी प्रसंग और तुम और मैं नामक कविताएं महत्वपूर्ण हैं। एक सवाल यह आता है कि निराला की किस कविता में अद्वैतवाद का प्रतिपादन होता है, अद्वैतवाद की छाया दिखलाई पड़ती है या अद्वैतवाद का प्रभाव दिखलाया पड़ता है, तो वह कृति है पंचवटी प्रसंग। और एक सवाल यह भी आता है कि उनकी किस कृति में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव दिखलाई पड़ता है, तो वह कविता है तुम और मैं। यह उनकी कविता है तुम और मैं, जिसपे निर्गुण विचारधारा का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास। तुलसीदास एक कवि भी हैं, हम जानते हैं, लेकिन तुलसीदास निराला की एक कविता भी है जो छंदबद्ध रचना के रूप में लिखी गई है और वह खंड काव्य है। उसमें उसकी विशेषता है कि उसमें सांध्य के अंधेरेपन से, जैसे सांध्य का अंधेरा फैलता है, निराशा फैलती है, बात उससे शुरू होती है, उससे कविता शुरू होती है और दिन का जो भोर का उजाला होता है, जहाँ से निराशा हटती है, वहां पे जाके वह खत्म होती है। तो निराशा से आशा की ओर यात्रा या अंधेरे से प्रकाश की ओर यात्रा, आप तुलसीदास के बारे में बोल सकते हैं, तुलसीदास कविता के बारे में आप बोल सकते हैं। उनकी जो आप लोगों ने बीए में या तमाम सारे लोगों ने तमाम जगहों पे पढ़ा होगा, कुकुरमुत्ता कविता, भूल मत अबे सुनबे गुलाब, भूल मत जो खुशबू रंगों पाई याब, डाल पर इतरा रहा उनके कैपिटलिस्ट, खून चूसा तूने खाद का शिष्ट, ऐसे करके उनकी कविता है। वह काफी प्रगतिशील विचारों को लेकर आने वाली कविता है। आप लोग जानते हैं कि जब किसी कालखंड का नामकरण होता है तो उसके अंदर बहुत सारी प्रवृत्तियां होती है, लेकिन प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर किसी काल का नामकरण होता है। तो ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे छायावाद में कुछ प्रगतिशील कविताएं भी लिखी गई हैं, उसी के बारे में आप तो वो अपवाद स्वरूप होती हैं। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण कृति है और निराला को कवि के रूप में स्थापित करने का, उनकी कविताओं के तमाम सारे दृष्टियों से देखने का और दिखलाने का श्रेय आलोचक रामविलास शर्मा जी को जाता है। उन्होंने कुकुरमुत्ता के बारे में टिप्पणी करते हुए बोला कि यह प्रगतिशील विचार की कविता है। कुकुरमुत्ता से संबंधित एक तथ्य यह भी है और वह यह है कि कुकुरमुत्ता जिस समय लिखा गया उस समय उसके पहले पंत जी ने निराला के मुक्त छंद का विरोध किया हुआ था। उन्होंने कहा कि मुक्त छंद में ये केचुआ छंद है और इस तरीके से जो है कविताएं नहीं लिखी जाती हैं, और उन कविताओं को नकारने का काम किया था पंत जी ने, जिससे क्रोधित होकर निराला जी ने कविता लिखी कुकुरमुत्ता। और उसमें जो गुलाब है वह कहा जाता है ऐसा कि वह पंत जी का प्रतीक है। और इसके बाद फिर निराला ने पंत और पल्लव नाम का एक लेख भी लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने पंत के ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर और संस्कृत के तमाम सारे कवियों के भावों को चोरी करने का आरोप लगाया। तो कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि पंत और पल्लव नामक लेख किसने लिखा, किस महत्वपूर्ण कवि ने लिखा? वह निराला जी ने लिखा हुआ है। उनकी जो अनामिका कविता है, जो शुरुआत में ही हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी, उसमें उनकी महत्वपूर्ण कविताएं दान,
राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति का उल्लेख मिलता है। राम की शक्ति की पूजा के बारे में कहा जाता है कि वह महाकाव्यात्मक कविता है। अगर कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि छायावाद की ऐसी कौन सी कविता है जो महाकाव्यात्मक गुण लिए हुए है, वह राम की शक्ति पूजा है। या फिर वेदना का उत्कृष्ट रूप किस कविता में दिखलाई पड़ता है, तो वह सरोज स्मृति है। एक सवाल इससे यह भी बनता है कि सरोज कौन थी, तो वह निराला की पुत्री थी, जिनके मृत्यु के उपरांत निराला ने वह कविता लिखी हुई है। आप लोगों ने निराला की तोड़ती पत्थर और भिक्षुक नामक कविताएं पढ़ी होंगी। और तोड़ती पत्थर और भिक्षुक, एक सवाल है कि आर्थिक विषमता को प्रदर्शित करने वाली कौन सी कविता निम्न में से कौन सी कविता है। और उसमें अगर तोड़ती पत्थर और भिक्षुक भी आप देखे होंगे तो वह भी एक भिखारी का चित्रण करता है। लेकिन जब यह सवाल स्पेसिफिक, चूंकि यह सवाल पूछा जा चुका है, तो अगर यह सवाल आता है कि निराला की कौन सी कविता आर्थिक विषमता को प्रदर्शित करती है, तो वह तोड़ती पत्थर होगी, क्योंकि एक तरफ वह नायिका जिस पेड़ के नीचे बैठ के पत्थर तोड़ रही है, ठीक उसके आगे देखेंगे तो एक विशाल भवन है। तो आर्थिक विषमता को प्रदर्शित करने वाली कविता उनकी तोड़ती पत्थर ही है। अर्चना, आराधना और गीत गुंज भी उनकी कविताएं हैं, जिनमें गीत तत्वों की प्रधानता है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि निराला ने अपने किस काव्य संग्रह में गजलों का प्रयोग किया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि गजल उर्दू का एक विशेष छंद होता है। छंद कहना सही नहीं होगा, तो उसके अपनी गजल एक विधा है उनकी, जिसमें कविताएं या शायरियाँ लिखी जाती रही हैं, और शायरी के अंतर्गत पढ़ने वाले लोग गजल के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। तो वह काव्य संग्रह बेला है, जहाँ पर निराला ने बेला काव्य संग्रह के अंदर गजलों का प्रयोग किया हुआ है। उनकी काव्य संग्रह नए पत्ते में दलितों की पीड़ा, उनका क्षोभ स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। तो नए पत्ते दलितों की पीड़ा के रूप में चिन्हित की गई हुई है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। निराला के मृत्यु के उपरांत 1969 में जो कविता प्रकाशित हुई वह सांध्य कली है। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि निराला की अंतिम कविता कौन सी है, वह सांध्य कली है। अब हम बातचीत करें महादेवी वर्मा के बारे में। तो महादेवी वर्मा 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ, और वह 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। उनकी प्रथम वह पहले ब्रजभाषा में कविताएं लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में कविताएं लिखना शुरू की। उनकी खड़ी बोली की प्रथम कविता दिया है। अब महादेवी वर्मा की कविताओं को पढ़ेंगे तो उनके जो काव्य संग्रह आप देखेंगे कि वह क्रमबद्धता लिए हुए हैं, और वह ऐसे है: निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, दीपशिखा। तो आप लोग याद करते हुए इस क्रम का उपयोग कर सकते हैं कि उनकी कविताएं निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत और दीपशिखा हैं। नीरजा पर उन्हें 1934 ईस्वी में सक्सरिया पुरस्कार मिला। यामा पर 1944 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला, और यामा पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। एक सवाल आता है कि महादेवी वर्मा की कौन सी कृति बौद्ध दर्शन से प्रभावित है, तो वह है रश्मि। महादेवी वर्मा की रश्मि नामक कविता जो है वह बौद्ध धर्म से प्रभावित है। छायावाद के जो अन्य कवि हैं वह हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। उनकी रचना है अपलक और क्वासी। मोहनलाल महतो वियोगी, उनकी रचना है निर्माल्य, एक तारा। एक दूसरे कवि हैं जनार्दन झा द्विज, उनकी रचना है अनुभूति और अंतर्ध्वनि। राम कुमार वर्मा को आप लोग एकांकिका नाटककार के रूप में जानते ही हैं, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ है। उनकी काव्य संग्रह है अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा। एक छायावाद के अन्य कवि हुए आरसी प्रसाद सिंह, जिनकी कलापी नामक रचना का उल्लेख मिलता है। केदारनाथ मिश्र प्रभात भी हुए, जिनकी रचनाएं हैं चिरास्पर्श, श्वेतबंधु, शुभ्रा। उदय शंकर भट्ट, जिन्हें आप लोग नाटककार के रूप में भी जानते होंगे, उनकी रचनाएं हैं राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और
विष। रामनाथ सुमन की एक रचना है विपंची, यह महत्वपूर्ण रचना है। इसके बारे में कई बार सवाल भी आ चुका है। विपंची किसकी रचना है, तो वह रामनाथ सुमन जी की है, और कलापी आरसी प्रसाद सिंह जी की है, और क्वासी और अपलक बालकृष्ण नवीन जी की है। गोपाल सिंह नेपाली ने भी पंछी और रागनी नामक काव्य संग्रह लिखे हुए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें भारतीय आत्मा के रूप में कहा जाता है, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई, उनकी जो प्रमुख रचना है वह हिमक्रीटनी है, जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई और जिसे देव पुरस्कार मिला। 1963 ईस्वी में उन्हें हिमक्रीटनी पर ही आधार पर ही पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार ने दिया। उनकी जो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह है कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा। छायावाद से संबंधित ही एक अन्य कवित्री हैं जो छायावादी, जिनमें छायावाद का प्रधान तो नहीं दिखता है, छायावादी प्रवृत्तियों का प्रधानता तो नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय चेतना की प्रधानता दिखती है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी आदर्श हैं, और उनकी प्रथम कविता 1915 ईस्वी में मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उन्हें 1930 ईस्वी में उनके काव्य संग्रह मुकुल, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुकुल पर सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। और अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि छायावाद की तमाम सारी जो उसमें काव्य पंक्तियां हैं उन्हें लिखा किसने है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परीक्षा में पंक्तियों पर ज़्यादा फोकस रहेगा, तो आप लोग अगर ओंकारनाथ वर्मा किताब आप लोगों के पास हो तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पास बुक नहीं होगी या किसी कारणवश वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए मैं उसे बोल देता हूँ। जैसे कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ यही नहीं पूछता है कि यह किसकी पंक्ति है, कई बार यह भी पूछ लेता है कि यह कहाँ से ली गई हुई है। तो दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात या प्रसाद की पंक्ति है, जो कि कामायनी से ली गई हुई है। अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यह भी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, जिसे चंद्रगुप्त से लिया गया हुआ है। और प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है की धूल। यह भी प्रसाद जी की रचना है, कमाने से ली गई हुई है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अत खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। यह भी प्रसाद जी की रचना है, जो कि कामायनी से लिया गया हुआ है। और हिमांद्री तुग्ग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समप्रभा श्रमोज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह भी प्रसाद जी की ही पंक्ति है, जिसे कामायनी से चंद्रगुप्त से लिया गया हुआ है। और अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विहागरी, बीती विभावरी जागरी। यह भी प्रसाद जी की रचना है, जिसे लहर, प्रसाद जी की पंक्ति है जिसे लहर से लिया गया है। कामायनी का एक काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, जिसे पिछली बार के बजट में भी किसी ने लिख दिया था, जिससे बहुत सारा विवाद भी हुआ था। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह प्रसाद जी की ही पंक्ति है, जो कि कामायनी से ली गई हुई है। छेड़ो मत यह सुख का कड़ है, यह भी प्रसाद जी की पंक्ति है। अपना हो या औरों का सुख, बढ़ा की दुख बना वही। यह प्रसाद जी की रचना है, यह उनकी पंक्ति है। आप लोग इस तरह देखेंगे पंथ की बहुत सारी पंक्तियां हैं, मैं उन्हें पढ़ता जाता हूं, आप लोग सुनिएगा। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, सुंदर विश्वासों ही से बनता रे सुखमय जीवन, जो सहज सहज सांसों से चलता उनका मृदु स्पंदन। मुक्त करो नारी को मानो, चिर बंदनी नारी को। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है पंत जी की, जो कि युगवाड़ी से ली गई है। मुक्त करो नारी को मानो, चिर बंदनी नारी को,
और उनकी एक काव्य पंक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, अभियोगी होगा पहला कवि, आस से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उनकी एक और है कि प्रथम किरण का आना रंगड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल बहिंगनी, पाया तूने यह गाना। यह रश्मिबंध से लिया गया है। और निराला की भी है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। यह सरोज स्मृति से लिया गया हुआ है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। यह भी सरोज स्मृति से लिया गया है, निराला की है। हो गया व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार। यह वनबेला से निराला जी की ही पंक्ति है। और राम की शक्ति पूजा एक महत्वपूर्ण कविता है, उसमें से बहुत सारी पंक्तियां पूछी जाती हैं। उसमें से एक पंक्ति है, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। दूसरी पंक्ति है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल। यह भी राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। गीतिका से निराला जी की पंक्ति है, पास हीरे हीरे की खान, खोजता कहाँ और नादान। या फिर उनकी जागो फिर एक बार कविता से लिया गया है, योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्त नहीं, गीता है गीता है। या उनकी जागो फिर एक बार कविता से लिया गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन ढह गया है। यह भी निराला जी की पंक्ति है। मैं अकेले देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांझ बेला। यह भी निराला जी की ही रचना है। इसी तरीके से महादेव वर्मा का है कि भारती जय विजय करे, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं। यह यामा से लिया गया है महादेव वर्मा की पंक्ति। कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी प्रात। यह महादेव वर्मा जी का रश्मि से लिया गया हुआ है। दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल, यह शांत गीत से महादेव वर्मा की पंक्ति है। और धूप सा तन दीप सी में, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। यह दीप शिखा से लिया गया है, महादेव वर्मा जी का पंक्ति है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। यह महादेव वर्मा के निहार से लिया गया हुआ है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ध्यान दीजिएगा, यह पंक्ति कई बार पूछी गई है और पूछे जाने की संभावना भी है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में। यह भी साकी नामक कविता से बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। एक और जिसे कई बार बहुत सारे लोग उल्लेख करते हैं लेकिन यह नहीं जानते हैं कि वह पंक्ति कहाँ से है या वो किसकी पंक्ति है, तो वह है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज, यहाँ कल वहां चले। यह भगवती चरण वर्मा जी की पंक्ति है। और अब हम लोग देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिन्हें या जो महत्वपूर्ण कथन और भी आलोचकों द्वारा छायावाद पे कहे गए हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि बच्चन सिंह ने जो है छायावाद की जगह जो है सुचिंतनवाद नाम को ज़्यादा सही बताया है। और छायावाद का अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कट विरोध किया है तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और नवचेतना के प्रवर्तक पंत जी को कहा जाता है। कई बार इस सवाल यह होता है कि प्रसाद ने किस दर्शन से संबंधित हैं, तो वह आनंद भाव से हैं, निराला अद्वैत भाव से हैं, पंत आत्मरत से हैं और महादेवी वर्मा परोक्ष रति से हैं। सुमित्रानंदन पंत ने एक आलोचनात्मक लेख भी लिखा हुआ है छायावाद पे, जिसका नाम है छायावाद युग एक पुनर्मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा, यह सवाल में बहुत बार कंफ्यूजन होता है और लोगों को लगता है कि यह कवि हैं, आलोचक नहीं हैं और आलोचना की किताब उन्होंने नहीं लिखी होगी, लेकिन यह सच नहीं है। उन्होंने आलोचना की भी किताब लिखी हुई है, छायावाद युग एक पुनर्मूल्यांकन। और एक लेख भी उन्होंने लिखा है, यदि मैं कामायनी लिखता। यह सुमित्रानंदन पंत जी का है। महादेवी वर्मा ने जो
आलोचना लिखी है उसे दो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यथार्थ और आदर्श उनका निबंध है। यथार्थ और आदर्श, छायावाद और रहस्यवाद, ये उनके दो निबंध हैं। पहला यथार्थ और आदर्श, दूसरा छायावाद और रहस्यवाद। मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार लिखा हुआ है। यह भी आलोचना की एक आलोचनात्मक लेख है। कामायनी एक पुनर्विचार, गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने इसे लिखा हुआ है। छायावाद का पतन 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसे देवराज जी ने लिखा हुआ है। यह भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि छायावाद का पतन किसने लिखा है। आप लोग जानते हैं देवराज जी ने लिखा है। नंद दुलारे वाजपेयी राम की शक्ति पूजा पे टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि राम की शक्ति पूजा एक पांडित्यपूर्ण निर्मित है। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। तो राम की शक्ति पूजा को पांडित्यपूर्ण निर्मित कहा है तथा भाव संवेदना तथा मार्मिकता की दृष्टि से उसे बादल राग तथा यमुना के प्रति जैसे रचनाओं से कमजोर माना है। नामवर सिंह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 ईस्वी में लिखते हैं। यह छायावाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है और हो सकता है कि आप पूछा जाए तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 ईस्वी, और जिसमें 4 खंड हैं, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। उनकी एक स्वतंत्र कृति भी है, छायावाद पुस्तक 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा हुआ है प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन का प्रश्न। यह एक किताब है, प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन का प्रश्न, 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, 1970 ईस्वी। रमेश चंद्र शाह जी ने लिखा है छायावाद की प्रासंगिकता, 1973 ईस्वी। रमेश कुंथल मेघ ने मिथक और स्वप्न कामायनी की मनोसौंदर्य सामाजिक भूमिका, 1962 ईस्वी में लिखा हुआ। यह एक ही किताब का नाम है, मिथक और स्वप्न। काफी थोड़ा कुछ बड़ा टाइटल है इसका, मिथक और स्वप्न कामायनी की मनोसौंदर्य सामाजिक भूमिका, 1962 ईस्वी। प्रभाकर छोत्री जी ने लिखा है जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, 1990 ईस्वी। तो हम लोग छायावाद के बारे में आज इतना ही पढ़ेंगे, और यदि आपको कोई सवाल हो, और लेकिन फिर भी मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने सारा यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसके अलावा भी छायावाद के बारे में बहुत सारी बातें हैं या उनके लिए जिन्हें एक रिवीजन चाहिए था या थोड़ा सा आइडिया चाहिए था कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि जो आपके पास संबंधित किताबें हैं, चाहे ओंकारनाथ वर्मा हो या आपने जो किताबें ली हुई हैं तैयारी करने के लिए, उन्हें भी एक बार अच्छे से देखिएगा। और यदि इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो नहीं समझ में आई हैं या जिसे समझना चाहते हैं या फिर से बातचीत करना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। और आज शाम को 9 बजे टेफ्लाज में एक मार्क्सवाद की क्लास है, जिसका ऑनलाइन लिंक आपके पास ग्रुप में दिया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी के बहुत सारे साहित्यकार मार्क्सवादी रहे हैं, और मार्क्सवाद हिंदी साहित्य को समझने की एक नई दृष्टि देता है। इनफैक्ट पूरे विश्व को, दुनिया को, उस भौतिक दुनिया को समझने की दृष्टि देता है, और सर्वहारा वक्त के भीतर एक उम्मीद भी जताता है। तो अगर आपको मार्क्सवाद का बेसिक जानना है तो आप लोग शाम को 9 बजे एक क्लास है, आप लोग उसमें आ सकते हैं। वो ऑनलाइन ही होगी, आपके पास शेयर कर दिया जाएगा। हाँ, अब आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या कोई सवाल नहीं है? ठीक है, तो हम लोग क्लास आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम की बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी कीजिए, और फिर मिला जाता है आपसे। और कोई भी समस्या हो तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।